डॉक्टर अंबेडकर और उनके गुरु ज्योतिबा फूले ने यह बात कही कि जो बाहर से आए, वोल्गा पार से, उन्होंने इस देश में जो जंग लड़ी, इस देश के मूल निवासियों के साथ जो झुककर समझौता कर दिया, उन्होंने राज छत्री बना दिया, और जो तन कर खड़े रहे उनको शूद्र बनाया। यानी ओबीसी शूद्र नहीं था, उसे जबरदस्ती वर्ण व्यवस्था में डाला गया है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और इस बात को पढ़ना है तो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़े और डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वेर शूद्रा, शूद्र कौन है, पढ़े। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वो नारा दिया था, जाओ इस देश की दीवारों और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। आपको गुलाम बनाया गया, और ये मेरा स्पष्ट विचार है। छत्तीसगढ़ में गया था आदिवासियों के बीच, आज कुछ लोग लड़ाने पर तैयार हैं। ओबीसी को ओबीसी से लड़ाएंगे, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, और हमारे लोगों को ही भटका रहे हैं कि आरक्षण की सारी मलाई तो फला ने खा ली। मैं एक टीवी डिबेट में उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शिकायत है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन बहुत गलत बोलते हैं। मैं समझ गया, हमने कहा आप पूरा नाम बताइए, तो बात पुष्ट हो गई। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा मैंने कभी जीवन में ब्राह्मणों का विरोध किया तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात ऐसी लगती है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। मैंने कहा बहुत किया है, वही तो हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। और वो काम किया जो बीपी मंडल को समझ में आ गया, उस मंडल कमीशन के तमाम सदस्यों को समझ में आ गया। उन्होंने लिखा कि पिछड़े वर्ग के लोग, कुर्मी, कोयरी, अहिर, गडरिया, पाल, निषाद, मल्ला, कुम्हार, लोहार, नाई, मोची, इन जातियों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा और चेतना से दूर रखे गए, दूर थे नहीं, रखे गए। और उनके बच्चे जब घर में पढ़ने लायक होते हैं तो अचानक एक व्यक्ति मोहल्ले का आता है और वो ये कहता है कि अरे बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनेगा, अरे इसको काम में लगाओ, परिवार आगे बढ़ाएगा। और अपना बच्चा नालायक भी हो तो उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय भेजेगा, पैसा हुआ तो विदेश भेजेगा। ये जो कल्चरल हेजेमनी है उसको पहचानने का काम किया था बीपी मंडल ने। और इसलिए बीपी मंडल ने कहा सरकार की जिम्मेदारी है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम करे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। बिना शिक्षा के ये मुल्क कभी बराबर नहीं हो सकता। कहां हमने अपने लोगों को मंडल के बारे में पढ़ने दिया? मंडल ने कहा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, कि इस देश में बराबरी तब तक नहीं हो सकती। और मंडल की सबसे बड़ी कोटेशन मैं याद करता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन जैसे है ना, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, तो वैसे ही बीपी मंडल का एक कोटेशन है कि समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच कोई भी समानता नहीं हो सकती। उसका एक विचार का नाम है बीपी मंडल की मंडल कमीशन रिपोर्ट। और तब बीपी मंडल ने कहा कि इस देश में, इस मुल्क की 52% आबादी उच्च वर्ग की नौकरियों में कितनी? 3 से 4% भी नहीं। मध्य वर्ग की नौकरियों में कितनी? 5 से 6% भी नहीं। और ग्रेड डी की नौकरियों में 10% भी नहीं। आबादी कितनी है? 52%। उनके लोग इस मुल्क को चलाने में कहां हैं? 2-3%। और जमीन का सवाल उठाया बीपी मंडल ने। मैं इसलिए बार बार सामाजिक न्याय को मैं आज भी कहता हूं, जैसे एक खास किस्म से इस मुल्क को ले जाने की बात की जा रही है ना, मंडल के विरोध में क्या आया? जोर से बोलिए। मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि उनकी हिम्मत उस समय भी नहीं थी कि सीधे सामने आकर मंडल का विरोध कर सकें, इसलिए कमंडल ले आए। उस कमंडल के रथ पर सवार होकर, और मैं आपको समसामयिक चीजें भी बताऊंगा, ये एक बौद्धिक मंच है, किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है। राजनीति को दिशा देने का काम समाज का होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को भी थोड़ी संकेतों में ये सही बात समझ में आए। मैं याद करता हूं कि मंडल के विरोध में जो कमंडल आया था, उसके रथ का एक एक पहिया लहूलुहान था। वो पूरे मुल्क को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि उस दंगे में उनके लोग नहीं मारे जाएंगे। और वो रथ जब चला
तो उस रथ को बिहार की क्रांतिकारी जमीन पर जिस नेता ने रोका, आज वो जेल में है। उसका गुनाह केवल और केवल इतना है कि उसने उस लौलुहान कमंडल के रथ को रोक करके मंडल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद चंद दिनों के बाद, पुराने वरिष्ठ लोग जानते होंगे, ऐसे उत्तर प्रदेश में जब कुछ आतताई हमलावर लोग इस मुल्क में एक इमारत को, एक प्रतीक को गिरा करके दंगा कराना चाहते थे, तो इसी प्रदेश का एक समाजवादी पृष्ठभूमि का जमीनी नेता, उसने गोली चलवाई ताकि मुल्क के आईन पर इस मुल्क के अकलियत का भरोसा कायम रहे। मंडल की राजनीति ने तो यह दिया था, मंडल की राजनीति में सांप्रदायिकता को खारिज किया था, और आज सांप्रदायिकता अपने उफान पर है। पहलू खान रकबर से लेकर के, और सांप्रदायिकता की आग में केवल मुसलमान जलेगा, इस भ्रम को भी निकाल देना चाहिए। वो जो रथ चला था अयोध्या से, उस पर सवार होकर कुछ लोग लखनऊ और दिल्ली की कुर्सियों तक पहुंच गए, और उन कुर्सियों को अब जिस वाहन पर सवार किया है उसका नाम है बुलडोजर। वो भारत के संविधान पर चलाया जा रहा है। उस बुलडोजर के सामने हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष सब जमींदोज हो रहा है। मुझे आज भी बीपी मंडल को याद करते हुए जो दृश्य नजर आ रहा है कि उस बुलडोजर को अगर कोई रोक सकता है तो उसके दोनों पहियों के सामने भारत का संविधान और मंडल कमीशन ही रोक सकता है, वरना और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम बीपी मंडल को याद करते हुए उस इतिहास से केवल रूबरू करा करके अपने वर्तमान के रास्ते को तलाशना चाहते हैं। चला था नारा और एक लंबी लड़ाई थी। बीपी मंडल ने एक सवाल पूछा था कि अगर इस मुल्क में सब बराबर हैं तो जमीन का मालिकाना हक 52% ओबीसी के पास होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का विचार केवल जाति के नाम पर गोलबंदी नहीं है साहब। सामाजिक न्याय का विचार सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय तीनों है। बिना इन तीनों के कोई भी न्याय संभव नहीं, और भारत की कोई संकल्पना नहीं संभव। और बीपी मंडल ने, चाहे वो भारत का संविधान के समय प्रारूप समिति के प्रमुख होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत हो, या बीपी मंडल ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाते समय जिस सपनों के भारत को देखा था, उन दोनों की बुनियाद में यह था। इसीलिए उन्होंने कहा लैंड रिफॉर्म इस देश में होना चाहिए, भूमि सुधार। भूमि है ही नहीं लोगों के पास, और इसलिए इतनी वित्तीय निगमों की स्थापना होनी चाहिए। हर जिले में सरकारी पैसा उन ओबीसी जातियों को मिले जिनके पास पैसा नहीं, जमीन नहीं, संपत्ति नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। यानी एक मुकम्मल दस्तावेज है मंडल कमीशन, जो इस मुल्क को बदल कर रख सकता है। इसलिए मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि अगर मंडल लागू हो जाता तो इस मुल्क में वाकई 90% वंचित शोषित की एका बन गई होती। और जो भी थोड़ी बहुत एका वंचित शोषित की आज के माहौल में दिख रही है, वो भारत के संविधान और मंडल की एका की वजह से दिख रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है उन लोगों के सामने। और इसलिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने गांव-गांव का सर्वे कराया, क्वेश्चनायर बनाया, और उस रिपोर्ट को घर घर पढ़िए। क्रांति इसलिए नहीं रुकी है कि कुछ क्रांतिकारियों की तादाद कम थी। हमारे लोगों ने तो कुर्बानियां दी, जिनको दर्ज करने वाली, इतिहास लिखने वाली कलमों ने दगाबाजी की, और उनकी कुर्बानियों को लोगों को बताने और जानने ही नहीं दिया गया। वरना पहली लड़ाई का नायक 1857 का कोई सिपाही नहीं, आदिवासी इलाकों में तीर और कमान लेकर दिकुओं के खिलाफ इंकलाब करने वाला बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और तिलका मांझी होते। ये इतिहास के साथ दगाबाजी, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उठाना पड़ रहा है। बीपी मंडल ने वो सारे दस्तावेज संकलित किए, और इसलिए 9 जजेस की बेंच ने उसे माना कि पिछड़ापन आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, पिछड़ापन केवल और केवल जाति के आधार पर हो सकता है। और 3743 जातियां जो हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाई, उन सबको एक करके एक पहचान दी, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। इतना बड़ा काम करने वाले मसीहा का नाम है बीपी मंडल। और इस
इसलिए वो खारिज नहीं हो पाया संविधान सभा की पीठ के सामने भी, और आरक्षण जाति के आधार पर मिला। लेकिन न्यायपालिका के सामने क्रीमी लेयर आ गया। इस मुल्क में जो सदियों से क्रीम खाता रहा, आज तक उनमें कोई क्रीमी लेयर नहीं बनी, और जो पहली बार मुख्य धारा में आ रहा था उसमें गैर संवैधानिक तरीके से क्रीमी लेयर लागू करके आपके समाज के सक्षम लोगों को उस सुविधा से बाहर कर दिया गया, और आज आपके समाज के लोग जिनको लाभ मिल गया वो वापस पे बैक टू सोसाइटी की तरफ कम देखते हैं। इसलिए ज्यादा बड़ा संकट ओबीसी के सामने आ गया, और क्रीमी लेयर इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जाति जनगणना अगर हो जाए, उस जाति जनगणना से यह पता चल जाएगा जो मंडल की संकल्पना का भारत था। आज अभी भेड़ बकरी पेड़ पौधा नदी नाले सब गिन लिया है, मगर दो ही लोगों की जाति नहीं पता है, एक तो सवर्णों की और दूसरा ओबीसी की। क्योंकि एससी और एसटी की जनगणना तो होती है, उनको उनका आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन मिला। लेकिन एक बात बताइए, 1931 की जनगणना के बाद 41 में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसके आंकड़े नहीं आए। 1951 में जब नया भारत बन रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अब जनगणना में जाति नहीं गिनेंगे क्योंकि हमें जातिवाद को खत्म करना है। नादान लोग ये बात नहीं समझे कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि क्या तुम्हें इस मुल्क में सांप्रदायिकता को नहीं खत्म करना था जो तुम धर्म गिनते रहे। जाति गिनने पर अगर जातिवाद बढ़ जाता तो धर्म गिरने पर क्या सांप्रदायिकता बढ़ती क्या? इस मुल्क में सबसे बड़े दंगे सांप्रदायिकता के नाम पर तब हुए जब दंगा करके सत्ता पाने वाले लोग राजनीति की मुख्य धारा में आना शुरू हो गए। 1980 के बाद के सारे दंगे सांप्रदायिकता के हैं। और इसलिए मेरी चुनौती यह है कि अगर जाति जनगणना उस समय हो जाती तो यह पता चल जाता कि किसने पीढ़ी दर पीढ़ी कितना कब्जा किया है। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उससे बस आज की बात बताता हूं। और बार बार ये जाति जनगणना को टाला गया, गिनेंगे नहीं हम जातियां, और दो ही लोगों की नहीं गिनेंगे, ओबीसी की और सवर्णों की। आज कुछ लोग आपसे कहने आएंगे कि ओबीसी की जनगणना करानी है, उनसे सजग रहिएगा। उनसे कहिए कि एक काम करो, एससी एसटी और बाकी लोगों की होती है, तुम ओबीसी की जनगणना मत कराओ, केवल इस देश में सवर्णों की जाति जनगणना करा लो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए जाति जनगणना के वो खिलाफ है। भाई जब तक उनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी कि कैसे 3% लोगों ने आज अभी इस मुल्क के 97% संसाधनों पर सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, ये भेद न खुल जाए, इसलिए जाति जनगणना का विरोध करते हैं वो। और जुडिशरी, रिटायर्ड जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जब मंच पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ जाती है कि जब ऐसे लोग भी मुखर होकर के लड़ रहे हैं, कम से कम ऐसे न्यायपालिका के जजों के आसपास तो हम नहीं है कि जो आज मंदिर का फैसला सुनाए और कल राज्यसभा की शपथ ले ले। ऐसा भी इस देश में हो रहा है। और न्यायपालिका के बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मैं तो आज भी पुरखों को याद करते हुए महसूस करता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूं भाई। देखिए 12 साल से अभी एडहॉक पर पढ़ा रहा हूं, परमानेंट नहीं करा, लेकिन उसकी चिंता नहीं। और मुझे ये समझ में आया कि वो डिग्रियां बहुत पीछे छूट जाती। जैसे ही मैंने अपनी जड़ों को पहचानना शुरू किया, ऐसे अनगिनत लोगों से एक रिश्ता बन गया जिनसे हिम्मत लेकर लौटता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में मंडल और लोहिया के वारिस बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे शिक्षक लोग मिलते हैं, वकील साहब लोग मिलते हैं, आज तो बहुत सारे लोग अपने ड्रेस में भी आए हुए हैं। जिस दिन वंचित शोषित 90% लोगों के बीच के शिक्षक समुदाय और वकील समुदाय ताकतवर होकर के पूरी तरह खड़े हो जाएं, इस मुल्क में कभी किसी वंचित शोषित के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता। तो ये बदलाव की लहर है जो दिख रही है। और इसलिए मंडल के विरोध में न्यायपालिका का षड्यंत्र रचा गया और सुपर स्पेशल जोन बना करके एजुकेशन को आरक्षण से बाहर रखा गया। तब जो है अर्जुन सिंह के समय वो लड़ाई लड़के दूसरा शिक्षा में रिजर्वेशन आया। 2006 में हायर एजुकेशन में 97 में मैं विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी और शिक्षक, मैंने जब आरटीआई लगाई
तो मुझे 2021-22 के आंकड़े नजर आए। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक इस मुल्क के 52% ओबीसी आबादी के प्रोफेसरों की संख्या थी 0। ये कैसा भारत था और किसका भारत है? 2019 तक इस मुल्क के एसोसिएट प्रोफेसर के 97% पोस्ट केवल 3% लोगों की आबादी के लोगों के पास है। इसलिए जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। ये जो अवैध कब्जा है ये खुलकर सामने आ जाएगा तो गांव-गांव से लोग, बल्ली सिंह चीमा ने कविता लिखी थी, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जिस दिन मंडल की ये लड़ाई गांव में पहुंच गई और लोग यही सवाल केवल पूछने लगे कि 2022 में संसद में जब एक हमारे सांसद ने पूछा कि देश के विश्वविद्यालयों में कितने लोग कुलपति हैं, 1005 में 5 से 3% भी 90% आबादी वाले SC ST OBC के लोग कुलपति नहीं है। फिर ये किसके विश्वविद्यालय बने हैं? जज किन के घरों के थे? परिवारवाद का असली अगर कोई सबूत अगर देखना है तो सबसे अच्छा उदाहरण न्यायपालिका हो सकता है, उससे बड़ा उदाहरण तो परिवारवाद का कोई नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी अगले 2 से 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने वाले हैं, उन सब के जो पूर्वज थे वो सब उस बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं। इसलिए न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं। तो जो लड़ाई मंडल की थी, भूमि सुधार की थी, शिक्षा सुधार की थी, प्रमोशन में रिजर्वेशन की थी, वो लड़ाई अधूरी रह गई। वो लड़ाई नहीं होती तो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के कम से कम नाम लेवा ही सही पिछले 30 सालों में सरकारें नहीं बनती। और इस मंच से मैं याद करना चाहता हूं अपनी विरासत को, उस विरासत को जिसमें ओबीसी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ओबीसी के लोगों ने कभी कोई आंदोलन ही नहीं किया, ओबीसी समाज सोया हुआ है। चुटकुला बनाया जाता है, ओबीसी ऐसा सोया हुआ शेर है कि यहां से जगाओ तो उधर जाकर सो जाएगा। सच बात है, जिसकी आबादी ज्यादा हो, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो, उससे शिकायत भी ज्यादा होती है। उस शिकायत को कबूल करते हुए भी मैं दोनों लोगों के सामने एक बात रखता हूं कि हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि ओबीसी समाज के भीतर आंदोलनकारी चेतना क्या थी। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और तथागत बुद्ध के बाद उस पूरे चारवाक लोकायत दर्शन और नास्तिक अनीश्वरवादी दर्शन में निर्गुण पंथ का वो आंदोलन नजर आता है, जिसमें कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद नजर आते हैं, जो इस सारे कामगार जातियों के थे। और उस विरासत को नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मिला और उनसे होते हुए महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की जमीन पर क्रांति ज्योति ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और पेरियार, और उसके बाद उत्तर भारत तक आते आते छत्रपति शाहू जी महाराज, और उन सब से होते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मंडल की लड़ाई आती है। उन सब में 1930 में बना एक संगठन ओबीसी का बिहार में, त्रिवेणी संघ। वो सारे ओबीसी के लोग थे जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कही। ये झूठ बोला जाता है कि ओबीसी का कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था। उसके बाद उसी बिहार से उत्तर प्रदेश का एक रिश्ता बनता है जब इसी महामना राम स्वरूप वर्मा ने अपने अर्जक संघ को स्थापित किया। जितने 90% लोग हैं वो अर्जन करके, अर्जित करके खाते हैं, 10% लोग हैं जो अनर्जक हैं, अर्जकों का शोषण करके खाते हैं। और जब उस लड़ाई को एक किया तो दोनों ने मिलाकर त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ से लेकर के समाजवादी आंदोलनों, क्रांतिकारी आंदोलनों का एक पूरा इतिहास बनता है, जिस इतिहास का नारा था, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। अरे ये 50 साल 80 साल पहले की लड़ाई हमारी है, हमने पहचाना ही नहीं उसे। कैसे डॉक्टर लोहिया ने ये नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस डॉक्टर लोहिया से भी झगड़ा किया था भाई। और हम तो उस विरासत के लोग हैं। अब मैं उस शिकायत वाली जगह पर आ रहा हूं। तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अपने आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देकर जाएंगे, आपका संदेश क्या है?
उन्होंने कहा एक ही संदेश है, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, बहुत सारे लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे ही सच मानना, अप दीपो भाव, वही संदेश उनका था। और आलोचना का इतिहास तो हमारा समाजवादी और सामाजिक न्याय अम्बेडकरवादी आंदोलन का पहले से है। डॉक्टर लोहिया से सवाल पूछा था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू और तमाम समाजवादी लोगों ने, आप कहते तो हैं कि पिछड़ा पावे 100 में 7, आप टिकट क्यों नहीं 60 पिछड़ा लोगों को देते? ये डॉक्टर लोहिया से पूछा था, उस डॉक्टर लोहिया से जिसने सदन में खड़े होकर नेहरू के सामने ये कहा था, गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री एक दिन में 25,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करता है। इस मुल्क में सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच 1 और 10 के बीच का खाई नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क में समता, संपन्नता, सह अस्तित्व की लड़ाई समाजवाद की डॉक्टर लोहिया ने लड़ी। और उस डॉक्टर लोहिया ने जो क्रांति, सप्त क्रांति की बात की थी, उनकी विरासत के लोगों ने उन्हीं से सवाल पूछा कि 100 में 60 टिकट क्यों नहीं दिया भाई? और उसके बाद समाजवाद की एक नई धारा और उस नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बीपी मंडल उस 90 भाग की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और यहीं से आगे की दिशा है। यहीं से जाति जनगणना के आंदोलन और प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये दोनों बहुत छोटे विषय हैं, लड़ाई तो बहुत बड़ी है। और उस लड़ाई में वो जो अर्जक संघ और त्रिवेणी संघ का नारा कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, हमारी विरासत वंचित शोषित कमेरा लोगों की विरासत है, उत्तर प्रदेश आंदोलनों की जमीन है। चौधरी छोटू राम के कमेरा शब्द को आगे बढ़ाकर, बाबू जगदेव प्रसाद के श्रमजीवी शब्द को आगे बढ़ाकर, यही सोनेलाल पटेल ने नारा दिया कमेरा का, और चौधरी छोटू राम के लड़ाई को आगे बढ़ाया कि ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। 90% लोग जो श्रमजीवी हैं वो कमेरा हैं, 10% लुटेरा हैं। आज हम कहां खड़े हैं? 90% लोग गुलाम बने हैं और लखनऊ से दिल्ली तक की सत्ता पर उन 10% लोगों का कब्जा हो गया है। उस परिस्थिति में हम बीपी मंडल को याद कर रहे हैं। ये चुनौती हमारे सामने है और इसलिए मैं आखिरी में याद दिलाना चाहता हूं ओबीसी समाज के लोगों, आजकल एक बहस चलाई जा रही है, कुछ लोग जो रेडिकल अम्बेडकराइट बनते हैं वो कहते हैं कि सब शूद्र हैं, और ठीक बात है, लेकिन कौन से वाले शूद्र? मैं सवाल पूछता हूं, एक नया विमर्श इलाहाबाद की बौद्धिक जमीन पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो नया नहीं है, पुराना है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने गुलामगिरी में लिखा कि इस देश में जो श्रम करने वाली जातियां थीं वो तो इस मुल्क की शासक थीं, और खेत से बना क्षत्रप, क्षत्रप से बना क्षत्रिय, और उन्होंने कहा कि वो एक कौम जिसके बीच से राजा पैदा हुए। तथागत बुद्ध के विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले राजा सम्राट अशोक किस जाति के थे? मौर्य साम्राज्य किसका था? पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसका था? देवगिरी का वंश किसका था? और दलित और आदिवासी जातियों में चलिए गोंडवाना लैंड और भीलवाड़ा किसका था? इस बात को पहचानने वाले दो लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर और उनके गुरु ज्योतिबा फूले ने यह बात कही कि जो बाहर से आए, वोल्गा पार से, उन्होंने इस देश में जो जंग लड़ी, इस देश के मूल निवासियों के साथ जो झुककर समझौता कर दिया, उन्होंने राज छत्री बना दिया, और जो तन कर खड़े रहे उनको शूद्र बनाया। यानी ओबीसी शूद्र नहीं था, उसे जबरदस्ती वर्ण व्यवस्था में डाला गया है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं।
और इस बात को पढ़ना है तो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़े और डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रा, शूद्र कौन है पढ़े। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने वो नारा दिया था, जाओ इस देश की दीवारों और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। आपको गुलाम बनाया गया और ये मेरा स्पष्ट विचार है। छत्तीसगढ़ में गया था आदिवासियों के बीच, आज कुछ लोग लड़ाने पर तैयार हैं। ओबीसी को ओबीसी से लड़ाएंगे, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं और हमारे लोगों को ही भटका रहे हैं कि आरक्षण की सारी मलाई तो फला ने खा ली। मैं एक टीवी डिबेट में